नमस्कार, यूपी न्यूज टुडे नेटवर्क में आपका स्वागत है। केंद्र और राज्य की राजनीति कुछ बदलाव के संकेत दे रही है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में भूपेंद्र सिंह चौधरी को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। चौधरी साहब के मनोनयन राष्ट्रीय राजनीति और यूपी की राजनीति पर किस तरह के इफेक्ट देंगे, इस संदर्भ में बातचीत के लिए आज हमारे साथ बरेली जाट महासभा के सम्मानित पदाधिकारी मौजूद हैं। हम जानेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस राजनीतिक कदम के क्या मायने हैं और आगे इसके क्या साइड इफेक्ट सामने आएंगे। नमस्कार जी, महासभा के अध्यक्ष के रूप में आपका स्वागत है। भूपेंद्र सिंह चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन का चौधरी बनाया है। पश्चिमी यूपी में कहा जाता है कि समाज, कौम और देश को जो नेतृत्व देते हैं उनको आप चौधरी साहब की उपाधि देते हैं। इस लीडरशिप को किस नजरिए से देखेंगे? देखिए, सबसे पहले तो चौधरी भूपेंद्र सिंह जी को मैं बधाई देता हूँ प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर, और धन्यवाद कहता हूँ शीर्ष नेतृत्व को, मोदी जी को और नड्डा जी को कि उन्होंने श्री भूपेंद्र सिंह जी को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया। जहाँ तक मेरा आपका प्रश्न है कि साहब क्या इफेक्ट इसका होगा, तो भूपेंद्र सिंह जी जाट जाति से आते हैं और जाट जाति का वेस्टर्न यूपी के कुछ जिलों में महत्वपूर्ण स्थान है और वो किसी भी चुनाव को प्रभावित करने की स्थिति में रहते हैं। वेस्टर्न यूपी के साथ साथ हरियाणा और राजस्थान में भी जाटों का काफी वोट बैंक है। हरियाणा में तो 40% के करीब है। वहां पे भी जाट को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है, धनखड़ जी को, और राजस्थान में भी किंग मेकर की भूमिका में रहते हैं जाट लोग। वहां पे पूनिया जी को अध्यक्ष बनाया गया है जो जाट जाति से आते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में भूपेंद्र सिंह जी को मेरा अपना विचार है उसी को ध्यान में रखते हुए भूपेंद्र चौधरी जी को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। जाट जाति जो वेस्टर्न यूपी में है उसका अपना अलग प्रभाव है और वो सारे प्रदेश की राजनीति को इफेक्ट करते हैं। वहीं से चुनाव स्टार्ट होता है और टेम्पो वहीं से बनता है, मेरा जहां तक ख्याल है। और इतने प्रभावशाली हैं ये लोग, जाट लोग, कि एक वोट 100 वोट को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। तो इन्हीं सब बातों को देखते हुए और 24 का चुनाव देखते हुए, संसद का चुनाव होने जा रहा है, उसके परिप्रेक्ष्य में ही भूपेंद्र चौधरी जी को अध्यक्ष बनाया गया है, मैं जहां तक समझता हूं। अभी पिछले दिनों जो काफी आंदोलन चला किसानों का और जाटों का, इसका भी इसमें काफी कुछ योगदान है कि उसको सोच के ही इनको अध्यक्ष बनाया गया है। और निश्चित रूप से ये अच्छी सोच है और इसका प्रभाव कुछ न कुछ वोट बैंक पर जाटों के ऊपर निश्चित रूप से पड़ेगा। वैसे चौधरी साहब जो है अपना जमीनी नेता हैं जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं और संगठन का उन्हें काफी अनुभव है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। पहले भी वेस्टर्न यूपी का उनको चार्ज दिया गया था और उसमें उनका योगदान काफी अच्छा रहा था। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से एक अच्छी सोच है और अच्छी पहल है और बीजेपी को उससे फायदा होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ और मजबूत चेहरे भी थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। मथुरा से चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, सुरेश राणा जी चुनाव हार जरूर गए लेकिन बड़ा चेहरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का माने जाते हैं। मुरादाबाद मध्य में आता है, पूरे सहारनपुर और मथुरा से भी जाटलैंड है जाट। आखिर क्या वजह रही भूपेंद्र सिंह चौधरी को, क्या लगता है आपको क्या वजह रही? देखिए, भूपेंद्र सिंह जो है संगठन से जुड़े हुए नेता है आरएसएस के। जहां तक सवाल है चौधरी लक्ष्मण जी का, उनका जाटों के प्रति काफी योगदान रहा है और जो आरक्षण मिला था जाटों को यूपी में, उनमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो संगठन का उनका अनुभव है भूपेंद्र सिंह जी को और आरएसएस से जुड़े हुए हैं, शुरू से ही बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए उनकी जो पृष्ठभूमि है लक्ष्मी नारायण जी की, वो लोक दल से थे, शुरू में कांग्रेस में गए, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी में गए, उसके बाद बीजेपी में आए हैं। तो ये सब चीजें देखी जाती हैं कि कौन समर्पित नेता है। इनको समर्पित समझा गया
इनको अनुभव भी देखा गया कि संगठन का अनुभव है इनको, उन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए इनको अध्यक्ष बनाया गया है। एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे जयवीर सिंह जी। पश्चिमी यूपी में अभी हाल के समय में विधानसभा चुनाव हुए, समाजवादी पार्टी और रालोद गठबंधन और भाजपा के बीच अधिकांश सीटों पर कांटे का मुकाबला होता नजर आया। कई जिले ऐसे रहे, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, मुरादाबाद, जहाँ जो एक जाटलैंड की पहचान रखते हैं, और इन जगहों पर समाजवादी पार्टी और रालोद का गठबंधन भाजपा पर भारी पड़ा। भूपेंद्र सिंह चौधरी को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाने के पीछे क्या भाजपा सोच रही है, क्या आपको लगता है? मैं बरेली में पिछले कुछ सालों से रह रहा, 14-15 साल हो गए लगभग। उससे पहले मुजफ्फरनगर, हाल में शामली, डिस्ट्रिक्ट शामली में 3 सीटें, तीनों की तीनों समाजवादी, बीजेपी को नहीं, कुछ भी नहीं मिला। विरोध प्रदर्शन ज़्यादा था, मुजफ्फरनगर में भी था, इवन मैं कहता हूँ कि मुरादाबाद। और ये आपने बताया कि टक्कर दी, इवन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बैकडोर वाली हैं, कुछ हमारे हम जैसे लोगों की समझ में नहीं आती। हम किसान आदमी हैं, किसान आदमी की सीधी सीधी बात जानते हैं, इधर उधर के दांव पेच कम जानते हैं। अगर सही कायदे में, मुझे तो लगता है चुनाव होता, शायद बीजेपी वहाँ पे हार जाती है सब जगह। मेरा व्यक्तिगत विषय है, हो सके इससे ये मेरा सेंटेंस गलत हो, पर इसी विषय में जो आपने अभी अध्यक्ष से सवाल किया, जो जाट समाज से प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, इसका इफेक्ट पड़ेगा, वो प्लस पॉइंट में होगा। और इससे पहले जो विरोध रहा, वो जब तक ये धरना प्रदर्शन चले, राकेश टिकैत की और ये संगठन की वजह से सभी बिरादरियों का सहयोग रहा। कहीं ना कहीं आखिर में पश्चिम में जाट का जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहता है, संख्या इतनी नहीं है, इफेक्ट ज़्यादा रहता है। उसके एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ, बहुत पहली पुरानी बात है। एक सरपंच थे गुज्जर, जबकि जाट बिरादरी से नहीं है, गुज्जर थे, सरपंच थे, बहुत पुराने हैं, मतलब मैं उनके बच्चे की एज का हूँ, एक्सपायर हो गए। एक धरना प्रदर्शन चल रहा था उस दौरान, वो ये कह रहे थे कि अगर जाट ना होते तो हमारे इस प्रदर्शनकार, आज फैक्ट्री पर प्रदर्शन था वो रेट के बारे में, अगर जाट ना होते तो हमें आज ये कौन सुनता हमारी बात। तो जाट एक इस तरह के असर में, जाट सब अपनी अपनी सोच रखते हैं। मेरी व्यक्तिगत सोच अलग है, आपकी अलग है, आपकी अलग है। सीधा सीधा एक सेंटेंस है, अगर जाट कहीं पे झगड़ा हो रखा हो, कहीं पे आप जा रहे हो, झगड़ा हो रखा हो किसी का, जाट खड़ा होकर दिखेगा, जिधर संख्या ज्यादा होगी उसके विपरीत जाके लड़ेगा। 10 आदमी 4 आदमी को मार रहे हो तो 10 वाले के साथ खड़ा नहीं होगा, 4 वाले के साथ खड़ा होगा। ये जाट की पहचान है। पीड़ित के साथ खड़े होने की परंपरा रही है। इसे पीड़ित और न्याय का विषय नहीं है। उस टाइम आपको नहीं पता कि पीड़ित कौन है, विषय क्या है, पर इसे ताकत के विरोध में जाके खड़े होने की आदत है। जाट एक ऐसा शब्द है कि इसे विरोध में इसे अपना नफा नुकसान नहीं देखना। आज राकेश टिकैत है, हो सकता है राकेश टिकैत जैसा आदमी कहीं भी किसी पद पे बीजेपी बना देती, नहीं, पर वो अड़ के खड़े हैं, उन्हें विरोध में रहना। सही और गलत का निर्णय तो अलग विषय है, बड़े लोग करेंगे, हम जैसे लोग सही गलत का निर्णय नहीं करेंगे। पर सच्चाई ये है कि अपना नुकसान जाट खुद ही करता है, इसे दूसरे की आवश्यकता नहीं। आलोक जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक वक्त ऐसा था, चौधरी चरण साहब, बड़े चौधरी साहब ने जो राजनीतिक एक आधार खड़ा किया था, उनके बेटे चौधरी अजीत सिंह जी ने उस फाउंडेशन को और काफ़ी आगे बढ़ाया लंबे समय प्रदेश के राजनीतिक। लेकिन रालोद कहीं न कहीं उस स्थिति से कमज़ोर होता गया। आज गठबंधन के दौर में भी समाजवादी पार्टी जैसी बड़ी ताकत से गठबंधन के बाद भी वो स्थिति नहीं दिखा पा रहा रालोद, जो पहले दिखाई देती थी। क्या वजह रही है? देखिए, जहाँ तक इस चीज़ का सवाल है, आप जो कह रहे हैं, चौधरी साहब जो है सर्वहारा समाज के हमारे नेता थे, चौधरी चरण सिंह। उनके साथ बैकवर्ड क्लास और मोहम्मडन्स इनका गठबंधन था, और वो नॉर्दर्न इंडिया में प्रभावित करता था सारे वोट बैंक को, और उनका वर्चस्व था उड़ीसा तक। अब आ जाइए अजीत सिंह जी पे, तो उनकी जो नीतियां रही वो संभाल नहीं पाए उनकी विरासत को। कभी किसी दल में मिल गए, कभी किसी दल में मिल गए। उनकी कोई अपनी वो नहीं रही कि साहब स्टैंड करते अपनी जगह पे, जहाँ हैं लोग दल के ही रहते तो अच्छा होता। उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो था
वो मुलायम सिंह से लड़ाई का था। जब यूपी में विश्वनाथ प्रताप सिंह के टाइम में जनता पार्टी बनी थी, उसमें जो है इनको लड़ा दिया गया राजनीति के तहत मुलायम सिंह जी से, जबकि मुलायम सिंह जी ने कहा था कि भाई सब कुछ सारे मंत्री आपके होंगे, मुख्यमंत्री मुझे बना दीजिए, आप सेंटर में देखिए। लेकिन उन्होंने वो बात नहीं मानी, वहीं से उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। उसमें मुलायम सिंह यादव जीत गए, चुनाव हुआ बाकायदा वोट जी बैंक का, तो उसके साथ ज्यादा एमएलए चले गए, तो ये चुनाव हार गए, तो मुख्यमंत्री वही बनाए गए। तो वहीं से एक रिफ्ट जो पैदा हुई, तो थे तो दोनों लोकदल ही, तो वहां से जो बड़ा वोट बैंक था यादवों का, वो जाटों से कटता चला गया। बैकवर्ड जो वोट था सबसे बड़ा। दूसरी चीज जो आई, जो आप 92 का जो हुआ आंदोलन उसका राम जन्मभूमि वाला, उसमें मुलायम सिंह जी ने मोहम्मडन्स के फेवर में जो बातें कही और उनको जो सपोर्ट किया, उसकी वजह से मोहम्मडन्स भी कट गया अजीत सिंह जी से। तो यादव और मोहम्मडन्स को एक साथ जाने के साथ साथ चौधरी अजीत सिंह की ताकत कम होती चली गई और वो पीछे होते चले गए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर राइट, जो राजनीतिक परिवर्तन और बदलाव, भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत बढ़ी हुई जो दिखाई देती है, क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो दंगे हुए उसके बाद उस करवट को किस तरह से आप लोग देखते हैं? देखिए, वहाँ पे अभी भी करीब 1100 लोग अभी भी जेल में हैं, जाटों के बच्चे, और काफ़ी प्रयास भी हुए कि साहब इनको जो है मुकदमे वापस ले लिए जाए, लेकिन अभी तक जो है वापस नहीं हुए। जबकि बीजेपी को खड़ा करने का उस चुनाव में सिर्फ जाटों का ही हिम्मत थी, जो एकदम स्वीप किया और चुनाव जो जीता, वो पूरे हिंदुस्तान में टेम्पू बनता चला गया और इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई कि उसमें काफ़ी लोग हमारी जाति के मारे गए और उन्होंने बहुत कष्ट भी सहे। उनके साथ अन्याय भी हुआ, क्योंकि सरकार समाजवादी पार्टी की थी और उसमें आपको पता ही है कि आजम खां का क्या वो था, गलती होते हुए भी सब मुलजिमों को, सातों को निकलवा दिया गया था हवालात से। तो इस चीज़ का बड़ा असर हुआ। इन्होंने सपोर्ट किया बीजेपी वालों को, सारा वोट जो है, जो जाटों का जो लोकदल का वोट था, वो सब बीजेपी को सपोर्ट किया, 90% वोट बीजेपी को गया। ये भी एक कारण रहा अजीत सिंह के डाउनफॉल। 2024 में लोकसभा चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है, सारी पार्टियां उसकी तैयारी शुरू कर रही हैं। आपको क्या लगता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार चुनाव के अहम मुद्दे क्या होंगे? अहम मुद्दे तो सबसे बड़ा है कि जाटों के बीच तो आरक्षण वाला चल रहा है और वही किसानों वाला है, एमएसपी वाला है, दो बड़े मुद्दे हैं। और इनमें जो है पश्चिम में एक और होता है गन्ने का। पश्चिम में गन्ने का महत्वपूर्ण है, वो भी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर गन्ने का रेट टाइम पे और टाइम पे पेमेंट मिल जाए तो मुझे नहीं लगता पश्चिम में बहुत ज़्यादा आवश्यकता लोगों को एक चीज़। इन्होंने कार्यकाल करा था 14 दिन में पेमेंट देंगे गन्ने का, जो आज अभी तक उसका कोई एक साल होता है। समस्याएं बहुत हैं किसान की, इसमें कोई शक नहीं है, पर उस समस्याओं, किसान की समस्याओं को सुनने वाला नहीं है। ऐसी बीजेपी, ऐसी कांग्रेस, ऐसी समाजवादी, ऐसी बसपा, फर्क कुछ नहीं है। पर इसमें लगता है कहीं ना कहीं कि हम अपने आप को मजबूत देख रहे हैं बीजेपी, क्योंकि हमारे वैसे जहाँ तक पेमेंट का आप कह रहे हैं, तो पेमेंट के मामले में काफ़ी सुधार किया है बीजेपी ने, ये कहना चाहिए, जो बात सही है उसको कहना चाहिए। पहले जो पेमेंट हो रहा था उसके मुकाबले पेमेंट अच्छा हुआ है, 100% नहीं हुआ लेकिन बड़ा है पेमेंट। और इसी चीज़ को देखते हुए 2024 के चुनाव देखते हुए कि वो गन्ना मुख्य फसल है वेस्टर्न यूपी की, चौधरी लक्ष्मणा जी को गन्ना मंत्री बनाया गया है, इसी सब बातों को देखते हुए और वोटों को प्रभावित करने के लिए भी, ये भी एक कारण है उनको बनाया आपने राणा जी का जिक्र किया ना भी आपने। राणा जाट नहीं आते पहले, सुरेश राणा जाट नहीं जाट नहीं, इन्होंने एक महत्वपूर्ण लीडर हैं वो वैसे पश्चिम में। हाँ, वो थाना, उनका गांव है, कस्बा है थाना भवन, बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, हिंदूवादी चेहरा है, कट्टर हिंदू हैं, बोलते हिंदूवादी के अलावा दूसरी भाषा नहीं बोलते। थाना भवन में मैं मानता हूँ, मुझे लगता है कि कम से कम 50% नहीं तो 35-40% मुस्लिम हैं, और वो कभी किसी से दबे नहीं। मेरे गांव के नज़दीक गांव है उनका, इससे पहले वो गन्ना मंत्री रहे। पर विषय फिर वही है, अध्यक्ष जी, बात काटने का विषय नहीं है, पर विषय ये है कि गन्ने के बारे में या किसान के बारे में कोई गवर्नमेंट सोचती नहीं, ये सभी को पता।
ईमानदार प्रयास की आवश्यकता है इसमें, खेती किसानी से संबंधित है। और हमें तो वही प्रिय लगेगा, हम तो किसान हैं, हमें तो बीजेपी भी प्रिय लगेगी जो हमारे लिए करेगा, किसान के लिए जो करेगा। और किसान खाली जाट थोड़ा ही है, सब बिरादरी हैं, सभी का सम्मान करते हैं। ऐसा जाट बिरादरी, ऐसे जाट बिरादरी का कोई भी आदमी किसी का अनादर कर ही नहीं सकता। जो जाट है वो अनादर नहीं कर सकता, वो सम्मान करता है हमेशा। पर सिर्फ फर्क इतना है, हम ही जाटों में सबसे बड़ी समस्या हम आपस में ही है। आप तो बड़े हैं, हम बड़ों का लिहाज करते हैं, पर हम यहाँ सब चौधरी हैं, क्योंकि हमारे नाम से पहले चौधरी लगाया जाए। वो जो शब्द है ना चौधरी, वो हमें सबको ख़त्म कर दें। अगर हम अपने आप को बैलेंस करके चलें और एक दूसरे का सम्मान करें, तो शायद हमें नहीं लगता है कि हम किसी से पीछे हैं। किसी चीज़ में पीछे नहीं है, पर हम किसी में पीछे हैं, खेती में पीछे हैं, अदरवाइज किसी चीज़ में हम पीछे नहीं हैं। हमारे बच्चे अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे पढ़ने वाले हैं, अच्छी नौकरियों पे हैं, और पहले से हैं। हम बॉर्डर पे हैं, हमें पुलिस में हमें कहाँ नहीं है जाट, या अदरवाइज दूसरी जाट बिरादरी में आ रखी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर हम कहीं कमज़ोर नहीं है, पर हम क्योंकि हम खेती से जुड़े हैं, हमारी असली पहचान खेती है, वहाँ हम ख़त्म है। ज़मीनें हमारी कम हो गई, पैदावार कम होती जा रही है, खाद ज़्यादा डालना, दवाइयाँ ज़्यादा डालना, इन विषयों पर अगर देखा जाए तो हमें पार्टी हो गई, और वो बीजेपी या दूसरी, और हमें लगता है बीजेपी है और करेगी, उम्मीद कर रहे हैं पहले भी की हुई। फसल का लागत मूल्य जो बढ़ रहा है उसके अनुसार पैसा नहीं मिल रहा किसान। सरकार किसान की आय बढ़ाने के तमाम तरह के दावे कर रही है, कह रहे हैं वो तकनीक से हम आय बढ़ाने पर के रास्ते पर आगे ले जा रहे हैं किसान। कितना बदलाव नज़र आता है? सब हवाई बातें हैं, इनमें जो है जमीनी कोई बात अभी तक नहीं हुई है। आप भी देखते हैं कि किसान के लिए क्या किया गया है और असलियत में क्या है। सब प्रोपेगेंडा है, प्रैक्टिकल में अभी तक कुछ भी नहीं है, वही के वही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक नई लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी में अभी स्थापित हुई है। आज हमारे साथ परिचर्चा में मौजूद रहे जाट महासभा बरेली के पदाधिकारी। आपने देखा किस तरह से उन्होंने राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विषयों पर अपनी बात रखी। इस तरह से हम लगातार विशेष परिचर्चा में हर बार एक नए विषय के साथ आते रहेंगे। नमस्कार। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।